हाँ जी बेटा। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को बेटा हम शॉर्ट में आई डॉट ई भी लिखते हैं, और जब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा चेंज, ये बेटा डेल्टा आई एच। ये बेटा आई का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन, और एच का मतलब होता है एंथैल्पी। ठीक है बेटा, आई का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन, और एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। ठीक है बेटा, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, देखो आयनाइजेशन की पूरी की डेफिनेशन की बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा वो एनर्जी होती है जब हमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है किसी भी एक वैलेंस शेल से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ionization enthalpy may be defined as the amount of energy required to remove the valence shell electron of an isolated gaseous atom। ठीक है बेटा, from an isolated gaseous atom, that is called ionization enthalpy। इसी को क्या कहते हैं बेटा, हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखिए ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टरों पर डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है वो भी बात करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो इसके अंदर सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा के बाद कौन सा आता है बेटा, एम शेल, और फिर आता है इसके अंदर एल शेल। 2 8 2 पहले लिखिए 2 8 1। अब मुझे बताइए इसमें से बेटा वैलेंस शेल कौन सा होगा। सर KL है। हाँ जी बच्चों, मैंने कहा बेटा विच वन, बिल्कुल सही। वैलेंस शेल इज एल। वैलेंस शेल कौन सा होगा बेटा, इसमें से एल होगा। अब जब हमने वैलेंस शेल की बात करी, इसमें एल है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, और यहाँ पे बेटा याद रखना, यहाँ पे ये जो सोडियम होगा ये हमेशा किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तभी आप उससे जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब जाके बेटा वो बनता है हमारे पास सोडियम गैस की। जब स्टेट की बात करते हैं 2 8 और 1, जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गैसेस में, देन दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। और बेटा एट ए टाइम सिर्फ आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। और देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं किसी भी एक शेल की जो एनर्जी होती है, देखिए बेटा ई एन की बात करते हैं, किसी भी एक शेल की जो एनर्जी होती है वो किस में होती है, जूल्स में होती है। और जब हम बात करते हैं जूल्स पर एटम में और जूल्स पर मोल में होती है, तो इसीलिए बेटा हम जब बात करते हैं इसकी यूनिट जो कहते हैं, इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो किस में होती है, किलो जूल पर मोल में होती है। और दूसरी किस में होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इन दोनों में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल्स पर एटम्स की बात करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, जूल्स पर मोल भी होती है इसकी, किलो जूल पर एटम भी होती है। ये दोनों की दोनों यूनिट हो सकती है। और तीसरी यूनिट ये रही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलो जूल में क्या रिलेशनशिप है, ये देखिए बेटा। तो हम जब बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम,
इज इक्वल टू में 1.602 into 10 raised to power minus 90 जूल पर एटम। और सुनिए, जब इसको बेटा मैं क्या करता हूं, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो, तो हमारे पास क्या आएगी, किलो जूल या सॉरी जूल पर मोल में आ जाएगी। ठीक बेटा, किस में आ जाएगी, जूल पर मोल में। तो वो कितनी आएगी, 96472 जूल्स पर मोल के अंदर। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते के साथ ही आपको कितना आ गया, 96472 किलो जूल, या ओ सॉरी इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 96.472 किलो जूल पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल एंड जूल्स पर मोल की बात करें। अब सुनिए, सेकंड बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखिए, 4 एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं। मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। बिल्कुल। और बेटा इसका जब एटॉमिक नंबर 12 है, यहां साथ में लिख दिया गैसियस, और यहां पे हम लिखते हैं इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे बच्चे, 2। और इसलिए बेटा इसके ऊपर आ जाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए। तो ये इसकी कहलाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सुनिए, बट यहां पे बेटा हम ये कहते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन हम एट ए टाइम पे निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये जो एंथैल्पी आई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होता है। कैसे, ये देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मैग्नीशियम में से Mg गैसियस स्टेट, तो यहां पे आएगा हमारे पास 2 8 2। तो सबसे पहले मैग्नीशियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो गया 2 8 1। तो ये हमारे पास कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बेटा क्या कहलाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे जब हम बात करते हैं बेटा, अब हमें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि स्टेबलाइज तभी होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये Mg प्लस जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा 2 8 1 को, तब जाके ये बनता है बेटा Mg2 प्लस, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर निकल गया, और ये आपकी कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो देखिए Mg प्लस से Mg प्लस कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल जो आई बेटा, जो हमारे पास मैग्नीशियम की गैसियस स्टेट आई, तो वो क्या बनी, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बट हमेशा याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 रिमूव होते हैं किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से, एकदम से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते। तो जो एवरेज है, एवरेज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब का क्या होगा, सम आ जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यदि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता, सम हो जाता। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। अब इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड है बेटा। समझ नहीं आया। अच्छा, समझ क्या नहीं समझ में बेटा, ये बताइए। चलिए एग्जांपल में Mg की जो गैस है, Mg की जगह Mg प्लस, आपने Mg हाँ प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है, Mg2 प्लस था ना तो। बेटा, नहीं, मैंने इसको, इस एग्जाम्पल को क्या करा है कि मैंने ये कहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते, इसके पीछे स्टेप्स कैसे होते हैं, इसके अंदर 2 स्टेप टेक प्लेस करते हैं। क्योंकि जो भी एटम है, गैसियस एटम, वो एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये नहीं कि जब आप किसी भी एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ जाते नहीं, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन,
फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट सेकंड स्टेप। तो इस टाइप से बेटा हम एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक स्टेप में निकालते रहते हैं, ये नहीं कि आप एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। तो इसीलिए जब हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा तो वो क्या होती है बेटा, रिजल्टेंट की बात करते हैं, देखो Mg प्लस, यहाँ पे भी Mg प्लस, यानी इन दोनों स्टेप को जब हमने ऐड करा तो ये Mg प्लस से Mg प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ इस साइड में Mg बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और यहाँ पे सिर्फ बचा है Mg2 प्लस, और ये Mg2 प्लस किस में, गैसियस स्टेट में, यहाँ पे भी गैसियस है, ये गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी आई, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होता है। तो यहाँ पे ये पता लगा बेटा, जब भी किसी भी एक गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, याद रखना कि एट ए टाइम सिर्फ हम एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, या एन, एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो यहाँ पे एन ए लगा दीजिए, क्योंकि ए अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को एट ए टाइम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब सेकंड निकालेंगे दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जब तीसरा निकाला जाता है बेटा तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए जनरली मैंने यहाँ पे इसके लिए क्या लिखा था, द का यूज कर दिया था। ठीक है, तो इनका सम भी क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है बेटा, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, अब एक एक करते वो डिस्कस करते हैं। अब समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ओके, फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसपे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है? ओके बेटा, सबसे पहला है एटॉमिक साइज। ओके देखिए बेटा, अब समझाना शुरू करता हूं, इसको ध्यान से समझना, नहीं आया तो फिर दोबारा पूछ लेना। ये हमारे पास फर्स्ट शेल के शेल और ये सेकंड शेल है। ऐसी दूसरा एग्जांपल है बेटा हमारे पास, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और थर्ड शेल। देखिए बेटा, यहां से न्यूक्लियस से लेके फर्स्ट शेल तक के जो डिस्टेंस होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। ये भी एटॉमिक रेडियाई है। अब मुझे बताओ बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बेटा? डिक्रीज करेगा बेटा। जब डिक्रीज करेगा अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा? सर इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा बेटा। इसीलिए बेटा जब इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दैट्स व्हाई बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेटा हम जब बात करते हैं एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, अफेक्टिव या इफेक्टिव कह दो बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, और जिसकी वजह से बेटा आपकी आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, आल्सो डिक्रीजेस। ओके बेटा, इसका रिवर्स, एज द साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज जब डिक्रीज करता है तो नंबर ऑफ शेल्स, बेटा देखिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेल्स की बात नहीं करें, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज, यानी attraction between the nucleus and the valence shells इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बेटा, यदि न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होता है या इंक्रीज होता है बेटा, जल्दी बताओ। डिफिकल्ट सच, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ध्यान सुनो, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, उतनी ज्यादा क्या होगी उसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बेटा। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वैलेंस शेल, यानी सिंपल सी बात है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, तो सिंपल सी बात है बेटा, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हम यही लिखेंगे बेटा, ड्यू टू increase in effective nuclear charge, due to increase in effective nuclear charge, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है, देन इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और जब डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सी वर्ड्स में लिखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो सिंपल वर्ड्स में बेटा, पेपर में आया तो सिर्फ ये ब्लैक पेन वाला लिख के ना, और थोड़ा सा इसको जो डिटेल में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ब्लू पेन से लिख देता हूं, ये वाला आपको नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए। एज द, यहां ऊपर लिख देता हूं, एज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल electron increases, more energy is required to remove electron। और बेटा इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा समझ में आया ये वाला पार्ट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि जो सेकंड पॉइंट, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेकंड पॉइंट हमारा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर हम इसको डिटेल में एक और बात करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे उसके अंदर वो पढ़ेंगे। बेटा ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। बेटा नहीं आए तो प्लीज एक बार बता जरूर देना, क्योंकि फिर ये नहीं है कि कभी मैं टेस्ट में डाल दूं और फिर वहां पे फिर आप लोग कहोगे ये तो यार समझ नहीं आया, आप कैसे करें। तो साथ साथ में बेटा आप लोगों को जो भी ना समझ में आए, जैसे कोई भी बच्चा होता पूछ लेता तो मैं उसको मना नहीं करता कि मैं बाद में बताऊंगा, मैं एग्जैक्टली वही सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, चाहे बाय एग्जाम्पल हो चाहे कैसे भी बेटा एक्सप्रेस, तो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए एग्जाम्पल क्यों ना लेना पड़े। अब सुनो बेटा, अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की तरफ। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल, अब मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है बेटा, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल होता है विच इज नियर टू द न्यूक्लियस, सर एस। कौन सा एस, अरे कौन सा एस, 1s, हाँ, और 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3D। ओके 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 ओके। अब सुनो बेटा, देखिए बेटा, हाँ बस इतना ही काफी है। चलो अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास 2p में, एक एटम के अंदर, देखो दो एटम ले रहे हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 2p में है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन एक के अंदर 2p में है और एक के अंदर 3p में है, यानी न्यूक्लियस से 2p वाला पास है और 3p वाला क्या है, दूर। तो मुझे बताइए किस में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2p में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या 3p में? 2p में। सर 2p में। 2p में। क्यों 2p में क्यों लगानी पड़ेगी बेटा? क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर बिल्कुल चार्ज सही। ज्यादा हाई होगा। बिल्कुल सही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और न्यूक्लियस के क्या है, ज्यादा पास है। यानी कहने का मतलब बेटा जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास जाते हैं, यानी पेनिट्रेशन का मतलब यही होता है बेटा, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना, टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ क्या करना, पेनिट्रेट कर देना, मूव करना, ठीक है बेटा। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो पेनिट्रेशन जो क्या होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या होगी, जब हम मूव करते हैं बेटा तो पेनिट्रेशन जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस की तरफ, ध्यान सुना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज्यादा होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस की तरफ क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, 1s में, फिर उससे कम 2p में, 3p, सॉरी 2p, 3s, 3p, 4s और इस टाइप से 3d। तो इसी का रीजन लिख देते हैं बेटा, ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज्यादा आप न्यूक्लियस की तरफ जाओगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मोर विल बी द क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मोर विल बी दी, तो डायरेक्टली लिख दो बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन। और बेटा सुनो, देखो 90 जो % बच्चे हैं, 90% की बात करता हूँ, बच्चे बिल्कुल ठीक लिखते हैं, 10% बच्चे क्या लिखते हैं, इफेक्टिव। देखो 90% बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूरा लिखते हैं और 10% बच्चे इसको ENC शॉर्ट में लिखते हैं। और मुझे नहीं पता ENC क्या होती है, क्योंकि शॉर्ट में केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता, पहले बता रहा हूँ बेटा, शॉर्ट में मत लिखा करो इतनी शॉर्ट में। ENC का कई मतलब होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज भी होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज भी होता है। अब उसने आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बोला है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो ये क्या करते हैं बेटा, देखो मैं बताता हूँ, कई बच्चे हैं, देखो आपके सामने डायरेक्टली बोलता हूँ, कई बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, शॉर्ट में ENC ANC लिखना शुरू कर देते हैं। और आप अभी ऐसे बच्चे बेटा, जो आपको सिखाया जाता है आप वैसे ही करना शुरू कर देते हो, तो आप लोग भी ENC लिखना शुरू कर देते हो। तब वहां पे जब पेपर में लिखते हो बोर्ड पेपर में, तो बोर्ड पेपर में भी क्या करते हैं, ENC को काट देते हैं, क्योंकि वहां पे नहीं समझ में आता कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हो, क्योंकि इन तीनों के वर्ड अलग अलग हैं, मीनिंग अलग हो जाते हैं इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब आप इसका आंसर दे रहे हो बिल्कुल आपको अच्छी तरह आता, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो कंप्लीट लिखिए, जहां पे भी CBSE में नंबर कटेंगे वहां पे भाई देखो, फिर मेरे को मत ब्लेम मत, तो बाद में मेरे को ब्लेम मत करना कि सर हम तो बहुत अच्छा लिख के आए थे, बढ़िया लिख के आए थे, बट शॉर्ट में लिख के आए। बेटा यहाँ पे ये चीजें जो बोर्ड में होती है ना, छोटी छोटी लिख के आते हो, तो ये इन चीजों के नंबर कट जाते हैं आप लोगों के। तो आप कंप्लीट लिखिए, कोई बात नहीं, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा लिखने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, 1 मिनट का 30 सेकंड लगने हैं, इससे ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। तो इसी वजह से बेटा आप लोग पूरा लिख के आएंगे, शॉर्ट में कोई नहीं लिखेगा। यही चीज हम सिखाते हैं बच्चों को भाई 11th क्लास में और 12th क्लास में, ऑटोमेटिकली जब 11th में सिखा दिया तो 12th क्लास में गलती भी नहीं करते। तो भाई देखो मैं कह रहा हूं कि सीखो, हर जगह से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, बट गलत मत सीखो। 4th पार्ट, ठीक है बेटा, 4th हमारे पास है सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, देखिए आप भी जानते हो बेटा, मैंने आपको बताया था सिमेट्री की जब बात करते हैं, एक हमारे पास पिछली वाली हम टॉपिक में बात करी थी, चैप्टर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड दूसरी कौन सी थी बेटा, एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थी और दूसरी क्या थी, भूल गए सारे, फुल्ली पढ़ते, फिल्ड। हाँ जी, Fully फुली filled. फील्ड कॉन्फ़िगरेशन
एक आध बच्चे की ना पिटाई करनी पड़ेगी, मुझे जब लग रहा है उनके घर पहुंच के पिटाई करनी पड़ेगी, पूछ के आना पड़ेगा, जो मेरे घर के पास में रहते हैं भाई, एक्चुअली में एड्रेस तो मेरे पास है, एक आध के घर जाना पड़ेगा, मास्क वास्क लगा के सैनिटाइजर लेकर खुद ही पहुंचना पड़ेगा, और वहां पे इनको ना सामने बैठ के एक आध के बच्चों के क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तब जाके पता लगेगा पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे। तो पेरेंट्स भी बड़े खुश होंगे, सारा आ रखे घर पे भाई पूछने के लिए। तो देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो कैसे होते हैं बेटा, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं सिमेट्री। क्या प्रोवाइड करते हैं? सिमेट्री प्रोवाइड करते हैं। और जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, जितना ज्यादा वो सिमेट्रिकल होगा, उतना ही वो क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि सिमेट्री प्रोवाइड्स, ठीक है बेटा, सिमेट्री प्रोवाइड्स क्या करती है, सिमेट्री प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ना उतना ही क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट होता है, और उससे इलेक्ट्रॉन भी निकालने क्या होते हैं, डिफिकल्ट होता है। सो सिंपल लिख, सो सिमेट्रिकल configuration, so symmetrical configuration have high ionization एंथैल्पी। जितने भी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा, वो ज्यादा रहेगी, याद रखना बेटा। ये आर यहाँ पे आ गया, जल्दी जल्दी मैं ये उल्टी तरफ बोला था। चलिए अब इसके बात करते हैं बेटा, अब आते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल हेडिंग डाल देते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, देखिए वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। हाँ जी बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? बिल्कुल सही। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बेटा, एटॉमिक साइज डाउन, सॉरी मैं लिख दिया डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज बेटा जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, या आल्सो हटा लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है। ओके, जब हम सेकंड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग द पीरियड, एज मूविंग लेफ्ट टू राइट, along the period। ओके, along the period मूव कर रहे बेटा, मैं इस पेज को हटा देता हूं, ये भर चुका हमारा। अब इसके बाद करते हैं along the period की बात करते हैं बेटा। देखिए, तो along the period की बात कर रहे हैं, तो जब हम पीरियड में जाते हैं बेटा, तो फर्स्ट वाली लेते हैं पीरियड को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ओके बेटा, तो देखिए लेफ्ट में जाते हैं, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, जल्दी बताओ। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, बट नियोन देखो फ्लोरीन तक डिक्रीज करता है, और जैसे नियोन में जाता है तो रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज नियोन का सबसे ज्यादा होता है, नियोन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो ये एक्सेप्शन, यहाँ स्टार लगा देता हूं क्योंकि एक्सेप्शन हो गया नियोन के केस में। यहां तक फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, अप टू फ्लोरीन तक की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अप टू एफ तक की बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, डिक्रीज क्यों करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव, देखो मैं भी पूरा लिख रहा हूं, आप लोग भी पूरा लिखे पेपर में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो मुझे बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सर इंक्रीज। बिल्कुल सही। Increase. Ionization enthalpy increases. Yeah, ionization energy increases. ओके बेटा, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। कैसे एक्सेप्शंस आते हैं? पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन which one has higher ionization enthalpy? और बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं गांठ बांध लेना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होगी, यानी सिमेट्रिकल का मतलब है या फुली फिल्ड होगी, वे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी। अब देखिए बेटा, अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, तो आप लोगों मुझे बताइए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। अब मुझे बताइए किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर सिमेट्रिकल है और किसकी, जिसकी ज्यादा सिमेट्रिकल होगी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बेरिलियम की ज्यादा। सर बेरिलियम। वेरी गुड, बेरिलियम ज्यादा है। बिल्कुल सही बेटा, इसीलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जहां जहां जो एक्सेप्शंस आए वही मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं और वही पेपर में पूछे जाते हैं। अब सुनो, अब हम बात करते हैं बेटा, अब देखिए मैं गया यहां से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच वन हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी? बताइए किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन। क्यों बच्चे नाइट्रोजन की, क्यों बेटा? अरे आंसर तो बता दिया करो यार, जल्दी बताया करो बच्चों। सर क्या? सर हाफ फील्ड है। वेरी गुड, क्या लिखोगे? पी ऑर्बिटल इज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल अच्छी लाइन पे जा रहे हो, बिल्कुल ट्रैक बढ़िया है। तो जैसे हम इसका आंसर लिखते हैं बेटा तो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा इसका? देखो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन से। क्यों? यहां लिख देना आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन हैज half filled p orbital that is symmetrical electronic configuration which provide stability। ठीक है बेटा, वो क्या प्रोवाइड करती है? स्टेबिलिटी। और ये देखो थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ये मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास, आउट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की एक एक करते हुए मूव करेंगे, जहां जहां एक्सेप्शन है वहीं की बात करेंगे। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, चलिए तो क्वेश्चन पता है आपको। अब बताइए इन दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और क्यों होगी बेटा? सर फ्लोरीन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर वो। और दूसरा रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है बेटा? अरे आवाज नहीं आई भाई। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव सर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? बिकॉज इट हैव स्मॉल साइज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मेन रीजन है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी वजह से थी?
हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से थी। तो इसी वजह से बेटा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की लिखेंगे, देखिए जब मैं ऑक्सीजन की भी लिखता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 1s2 2s2 2p 4, और फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 9, 1s2 2s2 2p 5। दोनों के दोनों कैसे पार्शियली फिल्ड। अब जब दोनों पार्शियल फिल्ड हो गए तो नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख के देखी, सिमेट्रिकल देखा, जो सा सिमेट्रिकल होगा उसकी बात करते हैं, सब साइज की बात नहीं करते। जब हम बात करते हैं, जहां देखो ये सिमेट्रिकल हो गया, इन दोनों में से ये सिमेट्रिकल हो गया, अब ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है ही नहीं। जब सिमेट्रिकल नहीं रहते तो अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, अब दूसरे फैक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। अब दूसरे फैक्टर कौन कौन से हैं, दूसरे फैक्टर मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम देखते हैं बेटा एटॉमिक साइज देखते हैं, एटॉमिक साइज के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा पहले हम कौन सा फैक्टर देखते हैं, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं बेटा। तो उसके बाद हमने देखा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में साइज किसका छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है, फ्लोरीन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो ये दो रीजन क्या करते हैं, इसको फेवर कर देते हैं, इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ मूव करता है। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आउट ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन। अब मुझे बताओ फ्लोरीन और नियोन में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और क्यों होगी। सर नियोन की। क्यों बच्चे, क्योंकि सर उसकी फुल्ली फिल्ड है सेल है। बिल्कुल Fully सही, filled. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, नियोन लिखना था, NE नियोन और उसके बाद फ्लोरीन, बिकॉज इट हैव फुली फिल्ड p orbital, that is वही बेटा, दैट इज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पूरा लिखेंगे विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इट। जो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस ये आपका उठा रहा हूं मैं बेटा, एक सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर लेफ्ट क्वेश्चन है भाई। सर कहाँ है? तेरे घर जा रहे हैं, तेरे घर। अक्षर तेरे घर आ रहे हैं अभी। अभी कही थी ना सर ने, तेरे घर जा रहे हैं भाई। बच लियो, भाग जा, छत पे और से गिर जा। रिकॉर्डिंग चाहती है। तो
हाँ जी बेटा, एक्चुअली मैं आपके रोल नंबर के लिए मैं बात कर रहा था, इंदु मैम का फोन था, अभी इंदु मैम से ही बात कर रहा था मैं, तो उन्हीं का फोन आया हुआ था, रोल नंबर के लिए बात कर रहा था रिगार्डिंग कि रोल नंबर मेरे को लिस्ट सेंड कर लीजिए। तो भाई एवर करते हैं हम अभी रोल नंबर से रिगार्डिंग भी बात, एवर मैं क्लास को कंप्लीट कर लेता हूँ बेटा अपनी को, फिर उसके बाद करते हैं। चलिए ओके बेटा, जैसे हम बात कर रहे थे बेटा, ये हमारे पास लास्ट है, ये ग्रुप 15, ये एक्सेप्शन वाला ग्रुप है पूरा पूरा, बाकी किसी ग्रुप में ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। देखिए बेटा, जब हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो देखिए ग्रुप 13 मैंने आपको एटॉमिक साइज की उसमें भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, क्योंकि लास्ट हमारे पास है ग्रुप। हाँ जी बेटा, देखो ग्रुप 13 की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस के जब इसको अरेंज करते हैं तो एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसका होता है एटॉमिक रेडियस भाई? हाँ भाई, लास्ट क्लास का याद है, सबसे कम एटॉमिक रेडियस बोरोन का, उसके बाद ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही, तो गैलियम का आ जाता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का आ जाता है बेटा, फिर इंडियम का और फिर थैलियम का। और जो थैलियम और इंडियम हमारे पास है Tl की बात करते हैं, इनका एटॉमिक रेडियस मैंने बताया था थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि इसमें क्या आता है बेटा 4f और 3d, यानी जब हम बात करते हैं 3d 4f और 4d इस टाइप से ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और जब हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है, क्योंकि इनके सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की होती है। उसके बाद ध्यान सुना, इसके बाद जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d 4d एंड 5d एंड 4f, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इतने ज्यादा ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी थैलियम की ज्यादा हो जाती है बेटा। फिर उसके बाद सेम गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। आपके सिलेबस में इस थैलियम को दिखा नहीं रखा, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना दिखाया, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, थैलियम का नाम ही नहीं दे रखा बेटा। बट मैं आपको बता देता हूं थैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है गैलियम से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ड्यू टू इतने ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी खत्म हुई। अब इस आयनाइजेशन एंथैल्पी में किसी बच्चे को डाउट हो, प्लस मैं आज बेटा जब आपको ये उसको सेंड करेंगे इसी ग्रुप चैट ग्रुप में ये नोट सेंड करूंगा, प्लस में जैसे पिछली बार भी असाइनमेंट सेंड करा था, ये असाइनमेंट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं असाइनमेंट्स के बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस पे, आपकी क्वेश्चंस के बेसिस पे, ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, जैसे यही ग्रुप दे दिया, ग्रुप 13 ही दे दिया मैंने, ये वाला अरेंजमेंट दे दिया और एक ये सीक्वेंस डायरेक्टली सीक्वेंस दे दिया, इस टाइप का सीक्वेंस दे दिया, तो ये चार एक क्वेश्चन बन जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छी तरह याद रखोगे बेटा, और इसमें कोई भी किसी बच्चे को डाउट आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, पूछे मेरे से। अब एक टॉपिक और कराता हूं, उसके बाद मैं इसको खत्म करता हूं बेटा, इस चैप्टर को, मतलब टॉपिक को, चैप्टर वगैरह, क्योंकि चैप्टर अभी खत्म। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार अभी जो लास्ट आपने कराया ये दोबारा बता दो। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा, मैंने उसमें बताया था कि गैलियम की जब हम बात करते हैं, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया। गैलियम में 3d आ जाता है, 3d ऑर्बिटल, और ये 3d ऑर्बिटल क्या करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था क्या करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है बेटा, ये फुली फिल्ड डी जो डी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 3d10, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता है, खुद को इनर्ट की तरह बिहेव कराता है। जब इनर्ट की तरह बिहेव करेगा डी ऑर्बिटल, तो वो क्या करता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसमें तो 3d है, इंडियम के अंदर क्या होता है 3d भी आ जाता है और 4d, और थैलियम के अंदर क्या आ जाता है बेटा, 3d आ जाता है, 4d आ जाता है, 4f आ जाता है, 5d, यानी इतने ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। इसलिए बोरोन के बाद कौन सा आता है, थैलियम आता है, फिर उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और इंडियम। कहोगे सर इंडियम में ऐसा क्यों, क्योंकि इंडियम का एटॉमिक साइज भी इंक्रीज, थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज करता है, और यहाँ पे बेटा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत थोड़ा इफेक्ट होता है, मतलब कम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है इसके बीच। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, आज का छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है बेटा। जब हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने एक टॉपिक बीच में छोड़ा है, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कल की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि कल की क्लास बड़ी है तो उसमें ज्यादा हो जाएगा, और कल की क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उस टॉपिक से रिलेटेड या पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, तो भाई चैप्टर वही बात है,
चैप्टर जल्दी खत्म नहीं होगा, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, मैं बताना शुरू करूंगा, मैं जो जो बताता जाऊंगा आप वही पढ़ते जाओगे, तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, जिसका जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करेगा और उतनी जल्दी क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी may be defined as the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons of adjacent atom. In a chemical bond, किसी भी एक केमिकल बॉन्ड में। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है जिसकी बात करते हैं बेटा, डिपेंड्स ऑन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उसका एटॉमिक साइज भी छोटा होगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखना बेटा, स्मॉलर द साइज हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, more will be the electronegativity. देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, देखिए जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा? जल्दी बताओ, एटॉमिक साइज क्या करेगा? लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है बेटा। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है और जब फ्लोरीन से नीचे की तरफ जाते हैं आयोडीन की तरफ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं बेटा तो एटॉमिक साइज सबसे छोटा फ्लोरीन का होता है और इसी वजह से जब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, चाहे लेफ्ट राइट पीरियोडिक टेबल में बात करो या डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इस टाइप से डिक्रीज करती चली जाती है। और जब ग्रुप की बात करते हैं, ये तो होगी अलोंग द पीरियड क्योंकि एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है। और डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज फिर छोटा हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, योगी डाउन द ग्रुप। तो जिसका जितना छोटा साइज उसका उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है बेटा। ये चीज है, बस इतना सा था। अब जब हम बात करते हैं बेटा तो ध्यान से सुनना, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए जब हम बात करते हैं, इसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। बट इसको हम किसी भी अल्टरनेटिव कितना अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, उसको स्केल पे नापते बेटा, ठीक है बेटा। इट हैज नो यूनिट और इसको मेजर करने के लिए इट हैज नो यूनिट, सॉरी, ठीक है बेटा। और इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल दिए गए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है पॉलिश स्केल, ठीक है बेटा। कौन सा स्केल है? पॉलिश स्केल। ये कितने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है। और जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पूरी बता देता हूं बेटा। ये हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं फ्लोरीन की होती है ऑन द पॉलिन स्केल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो उसकी 4.0 दी गई, और 0.5 डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट में, जब हम करते हैं राइट से वापस लेफ्ट में आते हैं तो 3.0, इसकी 2.5, 2.0, 1.5 और इसकी होती है बेटा 1.0, और एटॉमिक साइज 2.1 क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है। ऐसे डाउन द ग्रुप जाते हैं 3.0, 2.8 और 2.2 और कई किताबों में 2.4 लिखा गया। तो बेटा सिर्फ आपको याद रखना है एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी, मैं पहले बता रहा हूं। ऐसे बेटा सल्फर से जब हम ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ आते हैं तो 2.5 सल्फर की हो जाती है। ऐसे जब नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ आते हैं तो इसकी 2.1 और कई किताबों में 2.0 दी रहेगी, इस टाइप से बेटा। तो डाउन द ग्रुप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और लेफ्ट राइट इंक्रीज कर रही है। तो इस टाइप से बेटा जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो उतनी ज्यादा क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, अब इसमें बताइए कोई डाउट हो तो।